हाय बच्चों, वेलकम वंस अगेन ऑन ग्रेविटी सर्कल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड हम हमारे चैप्टर के कंप्लीशन पे आ चुके हैं। हमारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है, बिकॉज आज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज ये देखना है कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, सीड फॉर्मेशन कैसे होता है और प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या क्या स्टेप्स और बाकी रहती हैं। इन सभी स्टेप्स को जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में होती है हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स in case of plants will be mainly dealing with the formation of seed and nutritive substance called as endosperm। ठीक है, तो ये दो चीजों के साथ में मेनली हम डील करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। और भी कई सारी चीजें होती है जैसे कि फ्रूट फॉर्मेशन और फिर सीड डिस्पर्सल कैसे होगा। ठीक है, ये सारी चीजों को भी हम लोग इसी पोर्शन के अंदर कवर अप करते हैं। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ से ये पढ़ने वाले हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, इवेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है। पहली बात तो ये कि जैसे ही जाइगोट फॉर्मेशन हो गया था डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के तौर पे एंड ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट के तौर पे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो गया था, इसके बाद में अब उस फर्टिलाइज्ड ओव्यूल माने कि अब जाइगोट बोल रहे हैं एंड उस एंडोस्पर्म का क्या होने वाला है। ठीक है, व्हाट विल बी द फर्दर नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो ये हम देख रहे हैं। इसी के अलावा हम ये भी जानते हैं कि फ्लोरल पार्ट से ही बनता है हमारा पूरा सीड और फ्रूट एंड एटसेट्रा एवरीथिंग। तो कौन सा पार्ट किस में कन्वर्ट होगा, ये सारी बातें भी हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर ही समझने वाले हैं। तो एंडोस्पर्म के बारे में हम समझते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी ने हमें थ्योरी का पैराग्राफ दिया है, इसको समझने के पहले वी विल बी डिस्कसिंग द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ एन इमेज व्हिच विल बी मेकिंग अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ बेटर विजुअल मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इमेज देखते हैं बच्चों। ओके, अभी आप लोगों ने सभी लोगों ने होपफुली सभी लोगों ने एक ना एक बार तो टेंडर कोकोनट जिसको हम बोलते हैं नारियल पानी पिया होगा। एंड नारियल पानी इज वेरी सेटिस्फाइंग एंड बहुत अच्छी फीलिंग आती है उसको पीने के बाद में। इट गिव्स अस लॉट्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। और लोग बोलते हैं बहुत हेल्दी होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो एक्चुअली हम लोग क्या पी रहे होते हैं, ठीक है, तो जो नारियल पानी हम लोग पी रहे होते हैं बच्चों, दैट इज एक्चुअली अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वो नारियल के बीज के लिए न्यूट्रिशन था जो कि हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, बहुत लार्ज स्केल पे हम नारियल कल्टिवेट करते हैं इसीलिए ताकि हम एंडोस्पर्म ले सके। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये हमारे पास में कोकोनट है, ग्रीन कोकोनट। और ये थोड़ा सा अगर वो ग्रीन कोकोनट के अंदर मलाई जमने चालू हो जाती है जिसको हम लोग मलाई बोलते हैं, ठीक है, तो वो अगर आना स्टार्ट हो जाती है तो वो कुछ ऐसा सा दिखेगा, राइट। और इसके बाद एक और वर्जन आता है जो कि हमारा कोकोनट बन जाता है। और उसके बाद एक ड्राइड कोकोनट। 4 वर्जन अपन देखते हैं इसके स्टेजेस में, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये कोट है इस फ्रूट का। तो डेफिनेटली अगर ये फ्रूट का कोट है दैट मीन्स ये ओवरी की वॉल होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमें दिख रहा है सॉलिड एंडोस्पर्म जो कि व्हाइट कलर का है, कर्नल टाइप का बन रहा है जो कि ये वाला मलाई। ठीक है, और यहाँ पर कोकोनट मिल्क जिसको हम बोल रहे हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये ओरिजिनली कैसे दिखता है इस इमेज के लिए मैंने यहाँ पर ये इमेज ले ली है। हम देखेंगे आउटर लेयर क्या होती है, तो आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्सोकार्प। एक्सोकार्प का मतलब होता है आउटर लेयर, सबसे बाहर की जो लेयर होगी वो। फिर जो ये फाइब्रस हस्क हम लोगों को दिख रहा है ना, इसे हम बोलेंगे मेसोकार्प। फिर अंदर एक हार्ड सी शेल होती है। जब हम नारियल तोड़ रहे होते हैं और हमें जब उसके एक्चुअली नारियल के इनसाइड वाइट पोर्शन को निकालना होता है, जिसे हमारे मध्य प्रदेश एरिया में हम लोग उसे चटक बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते होंगे उसे, कुछ लोग खोपरा बोलते हैं। तो वो जब निकालना होता है तो वो जो जिसके साथ में वो अटैच होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है निकालने में बिकॉज इट इज वेरी टाइटली अटैच्ड। वो जो हार्ड सी वॉल होती है उसको निकालना ही पड़ता है बिकॉज वो इतनी हार्ड होती है कि अगर हमने उस कोकोनट से कुछ भी एडिबल चीज बनाई, लाइक चटनी हो गया, और वी कैन से इट कुड बी कोकोनट बर्फी, वॉट एवर इट कुड बी,
तो अगर हमने वो गलती से खा लिया तो हमारे दांत टूट जाएंगे, राइट। तो इसीलिए ये जो हार्ड लेयर होती है इसे रिमूव करना पड़ता है। ये हार्ड लेयर जो है ये है एंडोकार्प, ठीक है, इनर साइड, और इसके अंदर की साइड पे होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को कई बार मीट भी बोल सकते हैं और कई बार इसे फ्लैश भी बोलते हैं। एक्चुअली ये प्लांट मीट या प्लांट फ्लैश, एक्चुअल बात यह है कि इसे मीट या फ्लैश इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये थिक लेयर हो सकता है और ये काफी न्यूट्रिटिव भी होता है, ठीक है। देयरफॉर सो दिस इज समथिंग व्हिच वी विल बी कॉलिंग इट एज एंडोस्पर्म। अब आप लोगों को क्या याद आ रहा होगा, तो आपको ये इमेज ध्यान आनी चाहिए जो कि हम लोगों ने बनाए थे डायग्राम, एंड वी हैव सीन जाइगोट बन जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था, देखो मैं बता देती हूँ वापस से। हम लोगों ने ये डायग्राम देखा था, हमने देखा था कि सिनर्जिड सेल्स जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, ओव्यूल जो होता है बच्चों वो बन जाता है जाइगोट, और ये बन जाता है एक डिप्लॉइड सेल, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ में हमने देखा था कि एंटीपोडल सेल्स भी डीजनरेट हो जाते हैं और यहां पर बन जाता है एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, 3N, 3 न्यूक्लियस फ्यूज होके बना देते हैं ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, एंड ये एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एंडोस्पर्म के अंदर भी जाइगोट फ्लोट कर रहा है एक प्रकार से, ऐसा मान सकते हैं। अभी जो ये एंडोस्पर्म है ये एक सिंगल एंडोस्पर्म सेल है, राइट, और इसका ये सिंगल न्यूक्लियस है, तो हम इसे बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लगातार माइटोटिकली डिवाइड करने वाला है और माइटोटिक डिवीजन से ये पूरा का पूरा टिश्यू बना देगा, एक एंडोस्पर्म टिश्यू बोलेंगे उसे हम, ठीक है। जब तक ये सिर्फ इसके न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे होते हैं माइटोटिकली, तब जैसे मान लो कि ये स्टेज है, ठीक है। अब मैंने कहा इसका न्यूक्लियस जो है वो माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है और 1 से 2 सेल बनने वाले हैं, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस से डिवाइड हो गया, तो ये न्यूक्लियस है मानना, ठीक है। इसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुआ और ऐसे एक न्यूक्लियस से फिर फाइनली 2 न्यूक्लियस बन गए। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म तो है लेकिन एक नहीं बल्कि 2 न्यूक्लियस कैरी कर रहे हैं अभी। अच्छा, ऐसे करके ये फिर न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बन सकते हैं, तो 4 न्यूक्लियस बन गए बच्चों, और न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बन गए तो हमने कह दिया कि ये तो 8 बन गए, है ना। ये सब के सब माइटोटिक डिवीजन के रिजल्ट है। अगर इनके आसपास में अभी कोई सेल वॉल डेवलप नहीं होती, ठीक है, मतलब कि ये इसी स्टेट में रहते हैं जिसमें कि कोई सेल वॉल डेवलप नहीं है इनके आसपास, they are not having any particular cell wall like this, instead they are present somewhat like this only, we will be saying it as free nuclear endosperm, free nuclear endosperm। और अगर इनके आसपास में इस प्रकार से सेल वॉल डेवलप हो जाती और ये सॉलिड सेल्स बन जाते बच्चों, अगर ऐसा होता तो फिर हमें इनको अलग नाम देना होता, तब हम इन्हें क्या बोलते? नाउ वी विल बी सेइंग इट एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। अगर ऐसे इनके आसपास में सेल वॉल बन जाती तो हम बोलते उसे सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। क्या ये बात समझ आई है सभी को? तो इस प्रकार से 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन जाइगोट का अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो जाइगोट इज नॉट स्टार्टिंग डिवाइडिंग ओनली, ठीक है। जाइगोट क्या है? एम्ब्रियो ही नहीं बना रहा है, अभी एक ही सेल पे अटका हुआ है। भाई अगर जाइगोट जो है वो एक ही सेल पे अटका रहता है, 1 से 2 सेल भी नहीं बनाता है, तो मैं तो ये बोलूंगी ना कि एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस ही चालू नहीं हुई, ठीक है। तो जाइगोट में एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस चालू ही नहीं होगी। कब तक चालू नहीं होगी? जब तक हमारा प्रॉपरली एंडोस्पर्म नहीं बन जाता ढेर सारी मात्रा में। कई केसेस में ऐसा होता है, ओके। उसके बाद ही ये जाइगोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन की प्रोसेस को चालू करते हैं। तो ये हमारे एंडोस्पर्म के बारे में बात हुई। अच्छा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, सारे सीड्स में होना चाहिए, ऑब्वियसली होगा, लेकिन एंडोस्पर्म्स कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके डेवलपिंग एम्ब्रियोज पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर जाते हैं, ठीक है। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके डेवलपिंग एम्ब्रियोज थोड़ा सा एंडोस्पर्म छोड़ देते हैं और पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं कर जाते, ठीक है।
तो दो कैटेगरीज की सीड्स हम देखने वाले हैं अभी यहाँ पर। सो वी विल बी कमिंग ऑन टू दिस डायग्राम नाउ, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास में ऐसे दो कैटेगरीज के सीड्स पॉसिबल है। एक कैटेगरी की सीड ऐसी है जहां पर एंडोस्पर्म का फुल यूटिलाइजेशन जो है वो अचीव नहीं हुआ है, जो कि हमें मेज दिख रहा है। ठीक है, तो मेज में आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो जाइगोट था, ये जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बन चुका है। ठीक है, ये सीड है। ओके, एंड ये जो प्रेजेंट है ये है एंडोस्पर्म। तो हम देख रहे हैं एंडोस्पर्म तो इंटैक्टली प्रेजेंट है। ठीक है, एम्ब्रियो ने पूरा एंडोस्पर्म को यूटिलाइज नहीं किया, बल्कि रखा हुआ है थोड़ा रिजर्व के फॉर्म में। ऐसे सीड्स को हम बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, और इन्हें हम कई बार एल्ब्यूमिनस सीड्स भी बोल देते हैं। ओके, और ये वाले सीड को देखते हैं हम ब्रॉड बीन, जिसको हम राजमा बोलते हैं। राजमा की सीड में आप लोग को क्या दिख रहा है कि जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है, उस एम्ब्रियो ने थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा एंडोस्पर्म, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म को वो यूटिलाइज कर गया। ऐसे सीड्स को हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। ठीक है, जिनमें बिल्कुल भी एंडोस्पर्म रिजर्व फॉर्म में नहीं रखते। यहाँ दो इमेजेस मैंने और लिए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कॉर्न है, कॉर्न के पास में एंडोस्पर्म प्रेजेंट था। ये हमारा व्हीट है, व्हीट के पास में भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो कई सारे सीड्स ऐसे होते हैं जिनके पास में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो से पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाता। कई सारे सीड्स ऐसे होते हैं जिनके पास में एंडोस्पर्म नहीं होता है, क्योंकि सीड उसे पूरा यूटिलाइज कर जाता है अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर ही। ठीक है, तो हम क्या समझ पाए इस बारे में, हम इसे एक बार क्विकली एनसीईआरटी से रीड करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांगली क्लियर हो जाएगा। सी दिस नाउ, एंडोस्पर्म के बारे में हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, राइट। सो सी दिस नाउ, इमेज इज वेरी सिंपल। देखो बच्चों, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स, मतलब कि पहले आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट विल बी टेकिंग प्लेस अर्लियर व्हेन कंपेयर टू द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, व्हाई द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, तो पूरा टिश्यू बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी उसे, पूरा टिश्यू वो इसलिए बना रहा है क्योंकि उसे डेवलपिंग एम्ब्रियो को ढेर सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, और वो हेल्प करेगा आगे सीड को जर्मिनेट होने में भी, मतलब एम्ब्रियो को प्रॉपर्ली डेवलप करेगा तभी तो सीड जर्मिनेट हो पाएगा। The cells of this tissues are filled with reserve food materials and are used for the nutrition of developing embryo. In the most common types of endosperm development, the primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear divisions to give rise to free nuclei। जैसे कि हमने देखा था कि उसके आसपास में सेल वॉल क्रिएट नहीं हो रही, सिर्फ न्यूक्लियस बन रहा है। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज फ्री एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड एंडोस्पर्म बिकम्स सेल्यूलर एंडोस्पर्म। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि थोड़ी देर बाद ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद होगा, एंड काफी टाइम तक ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह भी रह सकता है। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेल्यूलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। ठीक है, इट विल बी डिपेंडिंग कितने बार डिवाइड करते हैं, हर सीड में इसका रेशो डिफरेंट होगा। ठीक है, कोकोनट में डिफरेंट होगा, तो व्हीट में डिफरेंट होगा, राइस में डिफरेंट होगा, मेज में डिफरेंट होगा, कितने बार डिवाइड करेगा इट विल बी वेरिएबल। द कोकोनट वाटर फॉर्म्स from tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियाई, हजारों की मात्रा में। एंड द व्हाइट कर्नल इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म, जैसे कि हम लोगों ने अभी हाल देखा। अच्छा, फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये वाले पॉइंट जो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। एंडोस्पर्म में इधर भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे कि पी, ग्राउंडनट, बीन्स, इनके अंदर जब हम सीड खोल के भी देखेंगे ना, हमें दिखेगा ही नहीं कोई एंडोस्पर्म, हमें दिखेगा दो कॉटिलेडॉन्स, बीच में छोटा सा एम्ब्रियो, कोई एंडोस्पर्म नाम की चीज नहीं दिखेगी। पर वहीं अगर आप लोगों ने मेज का सीड, कॉर्न सीड खाया, कॉर्न को तोड़ के देखना, आपको दिखेगा ढेर सारा एंडोस्पर्म फिल किया हुआ है एंड बीच में छोटा सा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है।
ठीक है। सो बिफोर सीड मेच्योरेशन और इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड ऑल्सो, जैसे कि कैस्टर या कोकोनट, कैस्टर या कोकोनट इमेजेस दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, इनके अंदर मैच्योर स्टेज में भी प्रेजेंट होता है क्या, एंडोस्पर्म, ठीक है। सो दिस इज वन द पॉइंट, ओके दिस इज ऑल। चलो मैं एक ट्राई करती हूँ, देखती हूँ, इमेज मैंने शायद लिया तो था कैस्टर वाला भी, अगर मुझे मिल गया तो आई विल बी शोइंग, अदरवाइज मैं उसे क्लास के बीच में लेके आती हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, होपफुली आई हैव टेकन, आई एम नॉट वेरी श्योर, वी हैव टेकन द कैस्टर सीड्स बट आई हैव नॉट टेकन देम एज ओपन। ये सीड है ना, इसको तोड़ेंगे अपन तो ग्रीन ग्रीन कलर का पोर्शन निकलता है, ठीक है। आप एक बार चेक कर सकते हैं ऐसे, सीड कैस्टर के लिए ना, कैस्टर इज रेसिनस कम्युनिस, ठीक है। इससे बहुत अच्छा और बहुत गाढ़ा तेल बनता है, और वो तेल इट इज़ अ वेरी गुड ऑयल, हेल्थ एस्पेक्ट से भी इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर हेयर ऑल्सो, विच इज कॉल्ड एज कैस्टर ऑयल, ठीक है। तो ये जो है इसके बीच में ग्रीन कलर का पोर्शन निकलता है, दैट विल बी एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म इसके मैच्योर सीड में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेवलपिंग स्टेज में, ये सिर्फ सीड मैच्योर हो गई तो भी थोड़ा एंडोस्पर्म वो रिजर्व रखती है, ओके। सो दिस इज ऑल। अब हम आ जाते हैं वापस हमारी इमेज पे, देखो अब हम क्या पढ़ने वाले, नाउ वी विल बी स्टडिंग समथिंग विच इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो के लिए आपको दोबारा से उसी इमेज पे जाके समझना चाहिए, इस वाले पे, कि जाइगोट कब तक डिवाइड नहीं कर रहा था बच्चों एम्ब्रियो बनाने के लिए, जब तक एंडोस्पर्म पूरा डेवलप नहीं हो जाता। अभी एंडोस्पर्म प्रॉपर्ली डेवलप हो गया है, हमने देखा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, या तो फिर वो सेल्यूलराइज हो गया है, ठीक है, और एंडोस्पर्म प्रॉपर्ली डेवलप हो गया है जब, तब एम्ब्रियो डेवलपमेंट चालू होगा, एंड जाइगोट 2 सेल स्टेज, देन 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज करके डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, तो उसको एम्ब्रियो डेवलपमेंट बोलते हैं। तो हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए भी इमेज ही देखने वाले हैं। आई हैव टेकन द इमेज हियर, सो सी दिस इमेज नाउ। ये वाली इमेज में हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है फर्टिलाइज्ड एग। अब आप लोगों को क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए आई विल बी डूइंग समथिंग विच इज नॉट नीडेड बट वी कैन डू दैट, विच इज समवॉट लाइक दिस। नाउ व्हाट एम आई डूइंग इज, मैं क्या कर रही हूँ इस इमेज में, मैं ये बता रही हूँ कि इसके आसपास में सेल्यूलर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, हमें उससे इग्नोर नहीं मारना है, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर आसपास में या तो फ्री न्यूक्लियर या फिर सेल्यूलर एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन अभी हम सिर्फ फर्टिलाइज्ड एग के बारे में देख रहे हैं, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन टू द फर्टिलाइज्ड एग, तो हम ये हटा देते हैं, ठीक है। हमने इसे हटा दिया, हमें मालूम है प्रेजेंट होगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं सिर्फ फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग जो है वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली टू फॉर्म 2 सेल्स, 1 सेल विल बी नाउ कॉल्ड एज एपिकल सेल एंड 1 सेल विल बी नाउ कॉल्ड एज अ बेसल सेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 सेल्स बनाए गए डिवाइड करके, 1 विल बी एपिकल, 1 विल बी बेसल, ठीक है। एपिकल सेल जो है फर्दर डिवाइड करेगा एंड इट विल बी फॉर्मिंग क्वाड्रेंट, वी कैन से 4 सेल्स का ग्रुप बनाने वाला है, वो डिवाइड करके रिपीटेडली डिविजन करेगा ये, फिर 8 सेल्स का ग्रुप बनाने वाला है, ऐसे करके वो एक ऑक्टेंट बनाएगा, वी कैन से हियर देयर इज एन ऑक्टेंट, ठीक है। और बेसल सेल भी डिवाइड कर रहा है, बेसल सेल भी डिवाइड करके एक पूरा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो एक स्टॉक जिसके ऊपर वाला सेल एपिकल सेल के डिवाइडेड जो सेल्स हैं वो अरेंज्ड है, ठीक है। ये स्टॉक है, ये बेसल सेल है, ये बेसल सेल से जो स्टॉक ऑफ सेल्स निकल रहा है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं सस्पेंसर। इसके ऊपर हमारा एम्ब्रियो सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। बेसल सेल ने बनाया है सस्पेंसर को, एपिकल सेल बनाता है एम्ब्रियो को, ठीक है। ये बात समझना, बेसल सेल विल बी फॉर्मिंग अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर एम्ब्रियो विल बी अटैच्ड, सो दिस इज बेसल सेल डिवाइडिंग टू फॉर्म सस्पेंसर एंड ऑन विच द एम्ब्रियो विल बी अटैच्ड। एम्ब्रियो ऑक्टेंट बनने के बाद में बनेगा ग्लोब शेप का, इट विल बी राउंड और वी कैन से ग्लोबुलर, थोड़े टाइम बाद वो ट्रायंगुलर शेप अचीव करेगा और उसके थोड़ी देर बाद हार्ट शेप अचीव करेगा, सो इट विल बिकम अ हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो देन।
हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एक्चुअली क्यों बन रहा है? बिकॉज देर इज अ डेवलपमेंट ऑफ वी कैन से फरो इन बिटवीन, बीच में एक फरो बनना चाह रहा है, एक डिप्रेशन, एक क्लीवेज, एक फरो, एंड जो ये फरो बन रहा है, ये फरो धीरे धीरे डीप होते जा रहा है. वी कैन सी देयर इज अ डीपनिंग ऑफ फरो टेकिंग प्लेस समवॉट लाइक दिस टू गिव राइज टू कॉटिलेडॉन्स. ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर सीड विच वी आर राइट नाउ वॉचिंग इज अ डाइकॉट सीड, एंड डाइकॉट सीड जो होती है इसके पास में 2 कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अगर ये कोई मोनोकॉट सीड होती है बच्चों, तो इसके पास में ये 2 कॉटिलेडॉन्स नहीं होते, बल्कि इसके पास में एक ही कॉटिलेडॉन होता जिसका नाम होता स्क्यूटेलम. ठीक है, अब आप क्या देखते हैं, कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट है. अब हम देखते हैं यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम बनेगा और यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टेम बनेगा. ठीक है, इसका फर्दर डेवलप्ड फॉर्म भी हम अभी आगे इमेज में समझेंगे. सो दिस इज समथिंग विच इज अ मैच्योर एम्ब्रियो. ओके, सो ऐसे कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस. तो क्या क्या समझ में आएगा डेवलपमेंटल स्टेजेस में? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करके बना देगा एंडोस्पर्म टिश्यू. एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर हमारा जाइगोट प्रेजेंट है फ्लोटिंग स्टेज में. जाइगोट डिवाइड करके बनाएगा एम्ब्रियो. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू 2 सेल बनेगा. ये एक सेल से एम्ब्रियो हो जाए, जब जाइगोट डिवाइड करेगा तो वो बनेगा 2 सेल एम्ब्रियो. One will be apical cell, one will be basal cell. Apical cell divides to form embryo and basal cell will be dividing to form a suspensor and a basal cell. ठीक है, apical cell will be actually having an embryo which will be showing different shapes like globular or heart shaped, and then finally cotyledons formation will be taking place which could be 1 or 2 cotyledons. ठीक है, so this is all about the embryo formation. अच्छा, तो ये हमें समझ आ गया इमेज से. ठीक है बच्चों, अब हम इसके डायग्राम को और देखते हैं, अगले डायग्राम को. फिर पूरा एनसीईआरटी थ्योरी रीडिंग करूंगी ताकि तुम लोगों को क्लैरिटी आ जाए इस टॉपिक में. देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने ले लिए यहाँ पर दोनों टाइप के एम्ब्रियोज. एक हमारा टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो जिसके पास में हमारे को 2 कॉटिलेडॉन्स देखने को मिल रहे हैं. एक हमारा टिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रियो जिसके पास हमें एक ही कॉटिलेडॉन देखने को मिल रहा है. ठीक है, कॉटिलेडॉन्स क्या होते हैं? दे आर अर्ली लीव्स. ठीक है, ये सबसे पहले फ्लैशी थिक अर्ली लीफ होते हैं जो कि ओरिजिनल लीफ बनने के पहले ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड विल बी हेल्पिंग इन फोटोसिंथेसिस अंटिल द ओरिजिनल लीव्स फॉर्म्स. ठीक है, जब तक ओरिजिनल लीफ फॉर्म नहीं हो जाती तब तक ये फोटोसिंथेसाइज करके हेल्प करेंगे प्लांट को न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने में. टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो हम देख रहे हैं. ठीक है, अब क्या क्या देखते हैं. देखो, अभी ये एम्ब्रियो के पास है क्या, तो हम बोलेंगे ये एम्ब्रियो के पास में है कॉटिलेडॉन्स. कितने हैं, तो मैं बोलूँगी 2 हैं. ठीक है, अच्छी बात है. अब ये जो 2 कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट है, 2 कॉटिलेडॉन्स, इसके जस्ट ऊपर की पोर्शन, अब तुम देखो ऐसे डिवाइड कर दिया मैंने, मान लो. ठीक है, तो कॉटिलेडॉन्स के ऊपर थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, राइट. इसके कॉर्नर के पोर्शन को मैं प्लूम्यूल बोल रही हूँ. यहाँ से शूट एपिकल मेरिस्टेम फॉर्म होगा बच्चों. ठीक है, और जो मैंने यहाँ पर राइट मारा है ये है हमारा एपिकोटाइल. जब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूंगी एनसीईआरटी में तो आप लोगों को बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगी कि मैंने अभी क्या लिखा है. मैं थोड़ा थिन करके बनाती हूँ, 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड. हाँ, ये देखते हैं, ये हमने ऐसे ड्रॉ करना है मार्जिन. ठीक है, तो ये हमारा है एपिकोटाइल. ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो है इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस. इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस. तो क्वेश्चन, तो हमारे पास स्टेटमेंट कैसे आता है? द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच लाइज जस्ट अबव कॉटिलेडॉन्स is called as epicotyle. The portion of embryonal axis which lies below the level of cotyledons is called as hypocotyle. ये अटैचमेंट पॉइंट के रिस्पेक्टिव बात होती है. ये अटैचमेंट पॉइंट है कॉटिलेडॉन्स का. इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल. जो नीचे का हिस्सा है इस अटैचमेंट पॉइंट के उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल. एंड ये किसके बारे में बात हो रही है? एम्ब्रियोनल एक्सिस के बारे में बात हो रही है. सो दिस इज द पॉइंट. ठीक है, अच्छा, तो अब हमको ये समझ में आ गया. तो आई एम जस्ट गोइंग टू लेबल इट सिंपली. एपिकोटाइल कहाँ होता है? इट विल बी समवेयर हियर. ठीक है,
ओके ओके, चलो अब क्या देखते हैं हम। हाइपोकोटाइल के टर्मिनल मोस्ट पोर्शन पे प्रेजेंट होता है रेडिकल नाम का स्ट्रक्चर, एंड रेडिकल विल बी रूट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, इट विल गिव राइज टू रूट। एंड एपिकोटाइल के कॉर्नर मोस्ट पोर्शन को हम बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, एंड इट विल बी गिविंग राइज टू शूट। ठीक है, अच्छा फिर रेडिकल राइज देने वाले रूट को, तो रूट के ऊपर एक कवर होता है, उसको हम बोलते हैं रूट कैप, ताकि रूट का अपर मोस्ट पोर्शन डैमेज नहीं हो जाए। ये एक डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अगर हम मोनोकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर सामने आते हैं। मोनोकॉट प्लांट्स में आपको इमेजिनेशन करना चाहिए ग्रासेस का, और या तो फिर शुगर केन का। ठीक है, यू कैन इमेजिन बनाना ऑल्सो, सो यू कैन इमेजिन दीज प्लांट्स, एंड इनके डेवलपमेंटल स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं। इनके जो एम्ब्रियोज होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट प्लांट के एम्ब्रियोज में कॉटिलिडॉन तो एक ही होता है भाई, करेक्ट बात है। अब कॉटिलिडॉन का अटैचमेंट पॉइंट क्या है, तो मैं बोलूंगी कॉटिलिडॉन का अटैचमेंट पॉइंट जो है वो ये है, राइट। अच्छा, ये अटैचमेंट पॉइंट है, तो इस अटैचमेंट पॉइंट के ऊपर के हिस्से को मुझे क्या बोलना चाहिए, तो कहना है इसे दिस मच पोर्शन एज एपिकोटाइल। ठीक है, और दिस मच पोर्शन कुड बी कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो हमारे पास में एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल दोनों आ गए। अच्छा this much portion was epicotyle and this much portion is hypocotyle. oh sorry, यहाँ नहीं, ये वाला पोर्शन जो नीचे का हिस्सा है, मतलब ये पूरा हाइपोकोटाइल। ठीक है, चलो अब आप क्या देखते हो, जो एपिकोटाइल हिस्सा है वहां पर प्रेजेंट होता है शूट एपिक्स। शूट एपिक्स प्ल्यूम्यूल के लिए ही टर्म इस्तेमाल करते हैं अपन, शूट एपिक्स, ये शूट एपिक्स है, लेकिन शूट एपिक्स इज कवर्ड बाय समथिंग कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल विल बी कवरिंग द शूट एपिक्स। ऑन द अदर हैंड hypocotyl will be having the root apex, we can say radical. Here is the radical, there is a root cap also, and radical भी है, root cap भी है, but these are also covered by something called as coleorhiza. See this, तो यहाँ पर दो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं एक्चुअली, जो डाइकॉट सीड में हमने नहीं देखे। ठीक है, तो एपिकोटाइल हिस्से में प्रेजेंट होता है शूट एपिक्स एज वेल एज उसको कवर करने वाला स्ट्रक्चर कोलियोप्टाइल, एंड हाइपोकोटाइल एरिया में प्रेजेंट होता है रूट एपिक्स विच इज कवर्ड बाय रूट कैप विच इज फर्दर कवर्ड बाय कोलियोराइजा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग विच इज एक्स्ट्रा प्रेजेंट इन द मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो इतना अगर समझ आया है तो once upon reading the NCERT will be getting each and everything clear. Just give me 1 second. ओके, तो हम देख रहे हैं अभी एम्ब्रियो के बारे में। ठीक है, थोड़ा रीडिंग लगाएंगे। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड याद करो फटाफट से, ये अपना स्ट्रक्चर था। यहाँ पर हमारे पास में प्रेजेंट था, क्या चीज प्रेजेंट थी सोचो, तो दैट वाज zygote formation and synergids etc. This was antipodal cell, याद है, this was chalazal end and this was micropylar end. माइक्रोपाइलर एंड वही एंड था जहां से पॉलन ट्यूब की एंट्री हो पा रही थी। ठीक है, तो उसी एंड की बात हो रही है। तो एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहां पर जाइगोट प्रेजेंट है। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। थोड़ा एंडोस्पर्म बन जाएगा तभी वो डिवाइड करेंगे और एम्ब्रियो बनाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन होना चाहिए। दिस इज एन एडाप्टेशन टू प्रोवाइड assured nutrition to the developing embryo.
Though the seeds differ greatly, the early stage of embryo development, embryogeny, are similar in both monocot and dicot plants. ठीक है. Figure 2.13 depicts the stages of embryogeny in the dicot embryo. The zygote gives rise to proembryo, 2 cell stage की था, हमने देखा था ना, एपिकल सेल एंड बेसल सेल. फिर हमने देखा था कि सस्पेंसर बन रहा है और बेसल सेल प्रेजेंट है नीचे एंड ऊपर हमारा क्वाड्रेंट ऑफ सेल्स बन जाता है ऐसे करके. ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमारा प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड मैच्योर एम्ब्रियो. ठीक है, तो ये सारी चीजें बन जाने वाली है. 2.13 देख लो एक बार तुम लोग इमेज, ये रही जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड कॉटलिडॉन्स मैच्योर एम्ब्रियो. ओके, चलो सिंपल है, बहुत सिंपल चैप्टर है ये. एक बारी अपॉन स्टडिंग दिस कंप्लीट थिंग यू कैन एटलीस्ट ट्राई टू शेयर माई लेक्चर्स विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. और हम लोग इसके बाद में क्या चैप्टर चालू करें ये मुझे कमेंट सेक्शन में आज ही बता दो, so that I can start with that new chapter, whatever you feel like. I can start with biotech also, or I am thinking of starting human reproduction. अगर हम सीक्वेंस में जाएं तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चालू कर सकते हैं, और अगर हम नॉन सिक्वेंशली जाएं तो हम बायोटेक भी चालू कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे भी आप लोग बोलेंगे वैसे मैं स्टार्ट करूंगी. सो सी दिस नाउ. A typical dicot embryo consists of an embryonal axis, जो कि हमने देखा, and 2 cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is called as epicotyle. ये मैंने डायग्राम में बताया था. Which terminates with the plumule or stem tip. The cylindrical portion below the level of cotyledons is hypocotyle, that terminates at its lower end into the radicle or root tip, and root tip is covered with a root cap. ठीक है, पूरा डायग्राम आप लोगों को मैं समझा चुकी हूँ, पूरा डायग्राम आप लोगों को क्लियर होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है, ये हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है. ठीक है, इसे भी क्विकली लेबल कर लेते हैं हम. ये पूरा पोर्शन हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस का है इतना. इसमें हम जानते हैं कि क्योंकि अटैचमेंट साइट ये है तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमारा एपिकोटाइल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हाइपोकोटाइल. ओ ये क्या किया, अटैचमेंट साइट इधर है, मैंने गलत लेबलिंग किया. तो ये हो जाएगा हमारा एपिकोटाइल और ये हो जाएगा हमारा हाइपोकोटाइल, एंड ये है हमारा शूट एपिक्स और ये है हमारा रूट एपिक्स और ये है रूट कैप और ये पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस. ठीक है, सो दिस इज ऑल. एंडोस्पर्म में यहाँ पे कहाँ थे हम लोग इस डायग्राम के बाद? हाँ, एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉट जो कि हमारा फिगर सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है, possess only one cotyledon, एक ही होता है. In the grass family, the cotyledon is called as scutellum, that is situated towards one side of the embryonal axis. At its lower end, the embryonal axis has radicle and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called as coleorhiza. The portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum is epicotyle. Epicotyle has a short apex and few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure called as coleoptile. Foliar मतलब होता है लीफ के जैसा, एक पत्ते जैसा coiled leaf structure होता है, उसको बोलते हैं coleoptile, और उसके अंदर प्रेजेंट होता है shoot apex. ये देखो, सो ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है ये एपिकोटाइल, ये प्रेजेंट है हाइपोकोटाइल, ये प्रेजेंट है हमारा शूट एपिक्स, ये रहा, और ये इसको कवर करता है एक हॉलो लीफ प्राइमोर्डिया, इसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल, एंड ये हमारा रेडिकल है एंड इसको कवर करता है रूट कैप, और इसके ऊपर भी एक शीथ प्रेजेंट होती है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ, जिसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा. ठीक है, दिस इज ऑल. सो वी हैव डन दिस मच. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सीड. तो सीड पढ़ना बाकी है हमारा, इसके बाद में हमारा पढ़ना बाकी रहता है फ्रूट
और देन एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो मैं सीड आप लोगों को अभी ही बता देती हूँ, ठीक है। चलो सीड हम थोड़ा सा, या तो हम एक काम करते हैं सीड से नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्लास विल बिकम द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। सो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आज वेदर डिड यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर और नॉट एंड आर यू एबल टू गेट एवरीथिंग इन द क्लास। और एक और चीज़ बतानी है कि नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करें। So please don't forget to like, share and subscribe this channel Gravity Circle. Thank you so much for watching the lecture.